महाराष्ट्र की राजधानी पूना के कांगज गांव की सड़क पर चल रहे उस बूढ़े को जिसने भी देखा, डर से उसका शरीर सिहर उठा। इसकी वजह यह था कि उसके एक हाथ में खून में डूबी कुल्हाड़ी थी, तो दूसरे हाथ में एक महिला का सिर था, जिससे उस समय पर खून भी टपक रहा था। वह तेजी से थाना भारतीय विद्यापीठ की ओर चला जा रहा था। बूढ़े को उस हालत में जाते देख कुछ लोग मोबाइल से उनका वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने इसकी बात की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। वह थाना भारतीय विद्यापीठ के पास स्थित चौराहे पर पहुंचा, तो चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन उनकी हिम्मत उस बूढ़े के करीब जाने की नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि उस समय वो बूढ़ा जिस हालत में था, उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। ट्रैफिक पुलिस उसे समझा बुझाकर खून से सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि थाना भारतीय विद्यापीठ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय चौहान, हेड कांस्टेबल राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुट पवार वहां पहुंच गए। संजय चौहान ने उसके करीब जाकर विनम्रता से उसे समझाते हुए कुल्हाड़ी और सिर को जमीन पर रखने को कहा। उसने कुल्हाड़ी तो जमीन पर रख दे, लेकिन सिर नहीं रखा। वह सिर को ले जाकर तालाब में फेंकना चाहता था। काफी कोशिश के बाद जब बुढ़ा नहीं माना, तब पुलिस ने कुल्हाड़ी कब्जे में लेकर उसे दबोच लिया और थाने ले आया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम रामचंद्र उर्फ रामू चौहान बताया। उसने जो सिर लेकर रखा था, वह उसकी पत्नी सोनाबाई का था। पत्नी की हत्या करके उसके सिर काट कर तालाब में फेंकने जा रहा था। थाना भारतीय विद्यापीठ के थाना प्रभारी सीनियर इंस्पेक्टर मछुंदर चौहान को भी सूचना दे दी गई थी। वह तुरंत थाने आ गए और रामचंद्र से सरसरी तौर पर पूछताछ कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया गया। इसके बाद वह संजय चौहान, इंस्पेक्टर क्राइम श्रीकांत शिंदे, पुलिस नायक राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुंद पवार और असिस्टेंट इंस्पेक्टर राहुल गौड के अलावा पत्नी के सिर काटकर हत्या करने वाले रामचंद्र को साथ लेकर उसके घर जा पहुंचे। रामचंद्र कागज गांव में सुख सागर एशियन सोसाइटी के सामने ओसवाल बिल्डर के एक खाली पड़े प्लॉट के कोने में बने छोटे से मकान में रहता था। पुलिस के पहुंचने तक वहां काफी लोग जमा हो गए थे। पुलिस ने उन्हें हटाकर मकान के पास पहुंची, तो 3 कमरे में उस मकान का मुख्य दरवाजा जो था वो खुला था। मकान के अंदर दृश्य जो था वो दिल दहला देने वाला था। आगे वाले कमरे में सोनबाई की सिर कटी लाश 4 टुकड़ों में बटी पड़ी थी। उसके आसपास खून ही खून फैला था। वहां का दृश्य बड़ा डरावना लग रहा था। उसके सामने जो कमरा था, उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। पुलिस ने उसे खोला तो पता चला कि रामचंद्र ने बहू और उसके बच्चों की हत्या से पहले उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। मछुंदर चौहान अभियुक्त रामचंद्र की बहू से घटना के बारे में पूछताछ कर ही रहे थे कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुधाकर पढ़ारे और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आग चरण शिंदे भी वहां आ पहुंचे। इनके साथ प्रेस फोटोग्राफर और डफगर ब्यूरो की टीम थी। इन लोगों का काम निपट गया तो पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए पूना के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। इसके बाद थाने लौटकर रामचंद्र से विस्तार से की गई पूछताछ में सोनाबाई की हत्या की जो सामने आई वह इस प्रकार थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। 63 वर्षीय रामचंद्र मूल रूप से कर्नाटक के जिला गुलबर्गा का रहने वाला था। उसके पिता का शिव चौहान गांव के सीधे साधे गरीब किसान थे। गरीब की वजह से रामचंद्र पढ़ नहीं पाया। बचपन से लेकर जवान होने तक उसने पिता के साथ काम किया। लगभग 40 साल पहले उसकी शादी हुई तो पत्नी सोनाबाई को लेकर वह रोजी रोटी की तलाश में पूना आ गया। पूना शहर कुछ दिनों तक वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन जब उसे ओसवाल बिल्डर के यहाँ वॉचमैनी की नौकरी मिल गई तो उसके जीवन में ठहराव आ गया। बिल्डर की ओर से रहने के लिए उसे एक छोटा सा मकान भी मिल गया था। उस मकान में पत्नी के साथ रहने लगा। उसी के 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जैसे जैसे होते गए, शादी लायक होते गए, उनकी शादियां कराता गया। अब तक उसकी दोनों बेटियां की और एक बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी गुलबर्गा में ब्याही है, तो छोटी मुंबई में बड़े राजेश की भी शादी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। राजेश पत्नी सुनीता और बच्चे के साथ पिता के साथ ही रहता था। उससे छोटे उमेश की भी अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाइयों की बढ़िया नौकरी थी।
समय पंख लगाकर अपनी गति से बीतता रहा। रामचंद्र और सोनबाई उम्र की ढलान पर पहुंच चुके थे। सोनबाई वैसे तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी और दामाद से उसका कुछ ज्यादा ही लगाव था। न जाने क्यों वह छोटे दामाद को कुछ ज्यादा ही मानती थी। जब भी वो उसके यहाँ आता था, वो उसकी सेवा में लग जाती थी। उसका ध्यान सब बच्चों से ज्यादा रखते थे, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी, उससे बातें भी खूब करती। जबकि रामचंद्र को यह सब जरा भी पसंद नहीं था। उसने इसके लिए सोनबाई को न जाने कितनी बार समझाया और मना किया, लेकिन बेटी और दामाद की ममता में वो कुछ इस तरह से खोई हुई थी कि मान ही नहीं। वह बेटी और दामाद से फोन पर भी लंबी लंबी बातें करती थी। कई बार समझाने और मना करने पर भी जब सोनबाई नहीं मानी तो रामचंद्र के मन में दामाद और पत्नी को लेकर शक होने लगा। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगे। उसके अपनी पत्नी से धीरे धीरे उसके प्रति भरोसा उठने लगा। दिमाग में संदेह का जहर भरा तो उसकी पत्नी से नफरत होने लगी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी सोनबाई और दामाद के बीच कुछ गलत संबंध है, जबकि सोनबाई और उसके दामाद के बीच वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों का चरित्र साफ था, लेकिन अगर किसी को संदेह हो जाए तो इसका इलाज ही क्या है। इसी संदेश की वजह से सोनबाई और रामचंद्र में पति पत्नी जैसे मधुर संबंध पहले जैसा नहीं रह गया। इसके बाद पति पत्नी में लड़ाया झगड़ा और मारपीट आमतौर पर होती गई। रामचंद्र के बच्चे और बहू उसे समझाकर थक गए, लेकिन उसके संदेह दूर हुआ ही नहीं और लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हुआ। उसे पत्नी से ऐसी नफरत हो गई कि वह पत्नी से लड़ने और उसे मारने पीटने की बहाने खोजने लगा। रामचंद्र की जब भी पत्नी से लड़ाई होती तो उसे पीटते हुए उसे गला पकड़कर कहता था, तू सच सच बता, तेरा दामाद के साथ क्या चल रहा है? तुझे बेटी की उम्र के दामाद से संबंध बनाते शर्म नहीं आती? पति की इस झूठे आरोप से सोनबाई का खून खोल उठता। जवाब में वह कहती, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे और मेरे बच्चों को देखो, मैं बूढ़ी हो गई और वे जवान हो गए, उनके बच्चे हो गए, उन्हें मैं गोद में लेकर खिलाती हूँ। मेरी यह उम्र इश्क करने की नहीं। अगर इश्क ही करना होगा तो दामाद से ही करूंगा, अपनी ही बेटी के सुखी संसार में आग लाऊंगा। तुम्हें जो लाज शर्म रह नहीं गई है, मुझे भी इन बच्चों के सामने बेशर्म बना दिया। इस हालत में तो मेरी मौत हो जाए, यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। पत्नी की इन बातों को रामचंद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके दिमाग में संदेह का जो कीड़ा पैदा हो गया था, अब वह शांति से बैठ नहीं रहता। आखिर एक दिन वह भी आ गया जब उसके संदेह के उस कीड़े ने जहरीला नाक बनकर सोनबाई के इस तरह से डसा कि वह हमेशा हमेशा के लिए इस नस्वर संस्कृत से विदा हो गए। यह घटना थी 9 अक्टूबर 2015 की बात थी। वह दिन भी रोज की ही तरह शुरू हुआ था। राजेश और उमेश खाती अपनी अपनी नौकरी पर चले गए थे। घर में सिर्फ राजेश की पत्नी सुनीता ही और दोनों बच्चे ही रह गए थे। घर आते रामचंद्र किसी बात को लेकर सोनबाई से उलझ पड़ा। बहू सुनीता ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन रामचंद्र चुप नहीं हुए। धीरे धीरे यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोनबाई ने एक बार कहा कि अगर मौत आ जाती है तो इस झंझट से उसे छुटकारा मिल जाए। इतना कहकर झगड़ा खत्म करने की गरज से वह बाहर जाकर बर्तन साफ करने लगी। तभी रामचंद्र ने कहा, तू मरना चाहती है न, तो मैं तुझे मार ही देता हूँ। यह कहकर रामचंद्र घर के अंदर आ गए और कोने में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर ही रही थी कि सुनीता ने जब रामचंद्र के हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो वह पूरी तरह डर गई। किसी अनहोनी के आशंका से वह अपने पति राजेश को फोन करने लगी। वह पति को ससुर को तेवर के बारे में बता ही रही थी कि रामचंद्र ने उसके पास आकर कहा, तू बच्चों को लेकर अंदर कमरे में जा। ससुर के गुस्से को सुनीता जानती थी, इसलिए उसकी बातों का विरोध किए बगैर वह बच्चों को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही रामचंद्र ने बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद वह सीधे पत्नी के पास पहुंचा। सोनबाई बर्तन साफ कर रहे थे। रामचंद्र के उसके आसपास आकर कहा कि जब देखो तुम मरने की बात करती रहती हो ना, तो चलो आज तुम्हारी यह तमन्ना मैं पूरी कर ही देता हूँ। सोनबाई कुछ कह पाती उससे पहले रामचंद्र ने कुल्हाड़ी से सोनबाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सोनबाई जोर से चीखी और सिर पकड़कर जमीन पर लेट गई। इसके बाद रामचंद्र ने उसे घसीटकर कमरे में ले आया और मानवता की सारी हदें पार करके बेरहमी से उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। इसके बाद सोनबाई का कटा सिर और कुल्हाड़ी लेकर वह तालाब में फेंकने जा रहे थे। तभी
लोग उसके पीछे लग गए। आगे चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस मिल गई तो उसने उसे रोक लिया। तब तक सूचना पाकर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गए, उसे पकड़ लिया। पूरी कहानी सामने आ गई तो मखंजन चौहान ने रामचंद्र के खिलाफ अपराध संख्या 350, धारा 2015 पर धांधली की धारा 302, 201, 342 और मुंबई पुलिस एक्ट के तहत 37 एवं 135 के तहत मामला दर्ज कराकर आगे की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर एस शिंदे को सौंप दी। एस शिंदे ने रामचंद्र की दिमागी जांच मनोचिकित्सा से कराई तो उसका कहानी मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा गया है। डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताते तो उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री टी.एन. चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में पूना के यरवदा जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।